नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आश्रम के रूम में। अब तक आप लोगों ने सुना कि राजेश कपूर कल ही जाने की बात करता है। उसे लगा था कि सबके सामने अनाया उसे मना नहीं कर पाएगी और वह कल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अनाया उसकी ख्वाहिशों को पानी फेर देती है। वो तो राजेश कपूर को इतना ढीठ होता देख थोड़े कड़क आवाज में बोली, मिस्टर कपूर, यह मैं आखिरी बार बोल रही हूं। मैं कल नहीं जा रही, मुझे यहां कुछ काम है। वह खत्म करके मैं वापस जाऊंगी और अगर आपको मेरे साथ ही आना है तो आप परसों एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर राजेश कपूर गुस्से में मुठिया कस लेती है। आज तक किसी ने उसके साथ इस तरह से बात नहीं की थी। वहीं अनाया उसे साफ साफ ऑर्डर देकर चली गई थी। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन काम उसका था तो वह कुछ बोल नहीं सकता था। वैसे भी उसको अनाया में काफी बदलाव नजर आ रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि कुछ ऐसा हो जिससे अनाया उनके साथ आने को ही मना कर दे। वह तुरंत वहां से निकल गए उस रिसोर्ट के लिए जहां पर वह ठहरे थे। वह वहां जाकर अनाया के वापस लौटने की बात सबको बताना चाहते थे। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने साफ साफ यहां रुककर अनाया को अपने साथ ले जाने की तैयारी की। उन्हें इस बात का भी शक था कि अगर अनाया अपनी बात से पलट गई और परसों वह वापस नहीं लौटी तो कपूर इंडस्ट्री का क्या होगा। इसीलिए वो उन्हें लेकर ही जाना चाहते थे। अनाया के रूम में दूसरी ओर अनाया के कमरे में वो पहुंची तो वह काफी थकी हुई थी। हर्षवर्धन, जो उसका इंतजार कर रहा था, उसे लौटा देख तुरंत उसके पास जाकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, सब कुछ ठीक तो है? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उसने तुम्हें धमकाया तो नहीं? उसके इतने सारे सवाल एक साथ सुनकर अनाया की आंखों में चमक सी आ गई, क्योंकि उसकी मासूम और क्यूट से हस्बैंड उसकी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वह उसे देखते हुए प्यार से बोली, मिस्टर हस्बैंड, इतनी चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारी बीवी को धमकाना इतना आसान भी नहीं है। हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, वह तो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा तब तक तुम उसकी हर चीज को सहन करोगी और मुझे बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी को कुछ भी सहन करना पड़े। उसकी बात सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। फिर वह हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए प्यार से पूछती है, क्या तुमने ही बड़े महंत को सब कुछ करने के लिए कहा था? हर्षवर्धन उसके कहने का मतलब समझ गया था। वह इधर उधर देखते हुए बोला, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर अनाया अपनी आंखें छोटी करते हुए बिस्तर पर लेटे हुए बोली, यही कि तुमने बड़े महंत को राजेश कपूर को धमकाने को कहा था और उन्हें मेरे साथ भेजा था ताकि राजेश कपूर को समझ आ जाए कि आश्रम मेरे साथ है और यहां से ले जाने के बाद भी वह लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, ना ही मेरे साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं। उसकी पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन एक गहरी सांस लेकर बोला, हां, यह मैंने ही किया था। मुझे पता था कि उन लोगों के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता था कि मैं पहले ही सेफ्टी रखी। अनाया उसे प्यार से देख रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में आज तक उसने ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो उसके बारे में खुद से भी ज्यादा सोचता हो। अनाया ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। वह ऐसे ही कपूर खानदान में लौटने का सोच रही थी, लेकिन हर्षवर्धन उसे उलट था। हर्षवर्धन ने हर मुमकिन पॉसिबिलिटी, संभावना के बारे में सोच लिया था और उसे पता था कि अनाया को वहां सेफ कैसे रखना है। वह अनाया को दवाइयां देते हुए बोला, अब आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अनाया भी उसके साथ बहस नहीं करती और आराम करने के लिए लेट जाती है। अगले दिन अनाया दवाइयों के नशे में सो रही थी और हर्षवर्धन एक बार आश्रम को पूरी तरह से देखना चाहता था, तो वह कमरे से बाहर निकल गया। उसने सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज की और वहां पर बड़े महंत के भोजनालय में जाकर हल्का सा सूप पिया।
जो खास जड़ी बूटी डालकर बनाया गया था। उसके बाद वह आश्रम में इधर उधर देख रहा था। उसने देखा कि वहां पर कई सारे अलग अलग छोटे छोटे खेत जैसे बनाए गए थे, जिसमें काफी अजीब अजीब पौधे लगाए गए थे और उन पर काफी अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जैसे कहीं पौधों के ऊपर खास तरह के बल्ब जल रहे थे जिससे उनका तापमान बना रहे, तो कहीं कुछ पौधे खास पानी में तैर रहे थे, तो कुछ हरी घास पर तैर रहे थे, तो कुछ की मिट्टी का कलर लाल था, तो कुछ अलग प्रकार के खास कीड़ों के बीच उगाई गई थी। उन भाभी पौधों को हवा में भेज की मात्रा कुछ ज्यादा ही रखी गई थी। यहां तक कि बाहर की बर्फीले पहाड़ों का भी उन पर कोई असर नहीं दिख रहा था। कुछ जगह पर लोग औषधीय की मदद से कुछ दवाइयां बना रहे थे और कुछ शिष्य ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने मन को शांत कर रहे थे। वहां का हर कोना किसी दूर दराज जगह की कहानी बता रहा था। हर्षवर्धन इस जगह को देखते हुए ही आश्रम के बीच में लगे गेट की ओर चला गया। उस आश्रम को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सों में जहां आयुर्वेद चिकित्सा और मन की शांति और दिमागी शांति के लिए ट्रेन किया जाता था, तो वही दूसरे हिस्से में शिष्यों को आक्रामक और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन किया जाता था। और वहां पर ट्रैवलिंग टेम्पल के मोंक करवाते थे। वहां पर काफी सारे शिष्य मैदान में ट्रेनिंग ले रहे थे और वहां पर बहुत सारे गुरु बैठकर उन्हें अलग अलग चीज सिखा रहे थे। जैसे ही हर्षवर्धन वहां पहुंचता है, एक गुरु आगे आते हुए हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? क्या तुमने यहां हमारा आश्रम अभी अभी जुड़े हो किया है? हमने तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। हर्षवर्धन मना करते हुए बोला, नहीं, मैं यहां का शिष्य नहीं हूं। यह सुनकर सभी अपने प्रैक्टिस छोड़कर हर्षवर्धन की ओर खा जाने वाली नजरों से देखने लगे, क्योंकि कोई भी बाहर का इंसान उनके आश्रम में इतने अंदर तक नहीं आ सकता था। वह गुरु थोड़े कड़क आवाज में पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी उन लोगों के कानों में पीछे से एक भरी आवाज आई, यह अनाया के पति है, परसों ही आए हैं। क्या सावली आराम के गुरु हर्षवर्धन को अपनाए? आगे कौन सी चुनौती उनकी राह देख रही है? दूसरी ओर के सवालों, आश्रम में अब तक आप लोगों ने सुना कि शाओलिन टेम्पल के मोंक और वहां फाइट करें, लोगों को पता चलता है और कि हर्षवर्धन अनाया का हस्बैंड है। यह बात उनके कानों में किसी बम की तरह फटी। सभी लोग आंखें फाड़े और अपनी गुस्सैल नजरों से हर्षवर्धन को घूर रहे थे, जैसे वह लोग अभी ही उन्हें मार डालेंगे। वही शाओलिन टेम्पल के गुरु को तो इस बात से इतना गुस्सा आया कि वह खड़े होते हुए गुस्से में घनश्याम स्वामी, जिन्हें सभी लोग बड़े महंत कहकर बुलाते थे, उनके सामने आते हुए गुस्से में बोले, आप क्या बोल रहे हैं? बड़े महंत, आपको पता भी है यह लड़का, वह भी हमारी अनाया का पति है, और आपने यह होने कैसे दिया? देखने में तो यह ठीक ठाक है, लेकिन आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले क्या हम सबको एक बार बताना जरूरी नहीं लगा? उनकी बात सुनकर बड़े महंत थोड़े गंभीर आवाज में बोले, मुझे भी इस बारे में परसों ही पता चला है। यह अनाया का डिसीजन था, उसने इस बारे में हमें नहीं बताया। यह सुनकर शाओलिन टेम्पल के गुरु गुस्से में बोले, क्या मतलब है आपका कि यह सब कुछ अनाया का डिसीजन है? यह सुनकर शाओलिन टेम्पल के गुरु थोड़े गुस्से में बोले, क्या मतलब है आपका कि यह सब कुछ अनाया ने अपनी मर्जी से किया है? वह अभी बच्ची है, मानता हूं कि वह बहुत काबिल है, उसका मुकाबला शायद ही इस दुनिया में कोई कर पाए। उसके पास इतनी काबिलियत तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उस बच्ची को इतने बड़े गलत फैसले में रोका नहीं। आप तो जानते हैं कि वह हमारे आश्रम की जान है, यहां पर हर कोई उसे कितना प्यार करता है, और आपने ऐसे ही किसी के भी हाथ में हमारी बच्ची का हाथ दे दिया। घनश्याम स्वामी अब थोड़ा परेशान हो चुके थे। वह शाओलिन टेम्पल के गुरु को देखते हुए बोले, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास वक्त है, आप इसका टेस्ट ले सकते हैं। वैसे भी शादी हो चुकी है और यह हमारी अनाया का ध्यान रख सकते हैं। उनके पास इतनी काबिलियत है, आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर शाओलिन टेम्पल के गुरु बोले, जी हां, वह तो हम लेंगे ही। फिर वह हर्षवर्धन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए थोड़े कटोरा आवाज में पूछते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? उनके इस लहजे से घनश्याम स्वामी को थोड़ा डर सा लगा। आखिरकार हर्षवर्धन रावत को वह लोग नाराज नहीं कर सकते थे।
इसीलिए वह आगे आते हुए शाओलिन टेम्पल के गुरु से बोले, इनका नाम हर्षवर्धन रावत है। यह रावत इंडस्ट्री के मालिक हैं। उसके बाद वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोले, यह हमारे आश्रम के शावलिन टेम्पल के गुरु हैं, जो स्पेशली चीन से यहां आए हैं, और इनका नाम हुआन है। यह सुन हर्षवर्धन उन्हें ग्रिट करते हुए चाइनीज लैंग्वेज में बोला, हैं गैक्सिंग रेंशिनी गुलूजी, आपसे मिलकर अच्छा लगा गुरुजी। उसकी बात सुनकर शाओलिन टेम्पल के गुरु के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह समझ गए थे कि हर्षवर्धन को चाइनीज लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। पहले जहां उन्होंने हर्षवर्धन को हल्के में लिया था, अब वह गौर से उसे देख रहे थे। उसके ग्रीट करने के पोस्चर को देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह चीन के ट्रेडिशनल फाइटर की टेक्निक थी। वही लोग इस तरह से डिलीट करते थे। इसलिए शाओलिन टेम्पल के गुरुजी हर्षवर्धन को देखते हुए थोड़ी कठोर आवाज में पूछते हैं, क्या तुम चीन में रहे हो, और कौन हो तुम, और तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता? उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन कुछ बोलता नहीं, बस एक मिस्टीरियस मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए उन्हें देखने लगता है। वही शाओलिन टेम्पल के गुरुजी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलते। तभी वहां खड़े हुए शिष्यों में से किसी एक ने आगे आते हुए थोड़े गुस्से में बोला, गुरुजी, आप इसे क्यों बात कर रहे हैं? इसे तो सबक सिखाना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी डॉक्टर दीदी के साथ शादी करने की? वही यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि उनके सामने जो आदमी खड़ा था वह उसे इस तरह से घूर रहा था जैसे वह उसे अभी कच्चा ही निगल जाएगा। तभी एक और शिष्य आगे आते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, अंकुश सही कह रहा है, इसे तो हमें अभी पीट देना चाहिए। ये क्या हमारे डॉक्टर दीदी को प्रोटेक्ट करेगा? ये बिल्कुल उसके लायक नहीं है। दरअसल वहां जो शीशे आते थे उन्हें बिजनेस की दुनिया से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता था। इसीलिए उन लोगों को नहीं पता था कि हर्षवर्धन रावत कौन है, और उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उन लोगों के दिमाग में तो यही चल रहा था कि उनके डॉक्टर दीदी यानी कि अनाया ने शादी कर ली, और यह बात उन लोगों को हजम नहीं हो रही थी। तभी हर्षवर्धन को भी क्या खुराफात सूझी। वह एक कदम उन लोगों की ओर आगे बढ़ते हुए तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम लोग टेस्ट कर लो, क्या तुम लोग मुझे हरा पाते हो या नहीं? यह कहते हुए उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। हर्षवर्धन को इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा था कि इतने सारे लोग उसकी बीवी को एडमायर कर रहे थे, और सबसे बड़े बात तो यही थी कि यह सभी लोग उस डॉक्टर दीदी का कर बुलाते थे। यानी कि इन लोगों की नजरों में अनाया के लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं था। हर्षवर्धन भी बस उसके साथ खेलना चाहता था। उन्हें बस थोड़ी सी जलन हो रही थी कि उसकी बीवी को यह लोग उससे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर सामने खड़े हुए लोग और ज्यादा पप्रोवोक हो गए, और भीड़ में से सभी लोग चिल्लाने लगे, बिल्कुल सही बात है, तुम हम में से किसी एक को तो हरा कर दिखाओ, उसके बाद बोलना कि तुम हमारी डॉक्टर दीदी के लायक हो। इसका क्या जवाब देगा हर्षवर्धन? और क्या हर्षवर्धन लड़ेगा उन लोगों से? और क्या हर्षवर्धन भी कुछ छुपा रहा है सावलिक टेम्पल के सामने? अब तक आप लोगों ने सुना कि शाओलिन टेम्पल के शिष्य जो वहां अभ्यास कर रहे थे, वह हर्षवर्धन पर गुस्सा हो गए और हर्षवर्धन को फाइट करने की चुनौती दे देते हैं। हर्षवर्धन उनकी बात शांत भाव से सुनकर गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, एक एक करके काफी देर हो जाएगी। फिर उनका मजाक उड़ाते हुए बिना भाव के बोला, तुम सब लोग एक साथ आ सकते हो। अगर मुझे जमीन पर गिरा दिया तो तुम लोग जीत गए। यह सुनकर उन लोगों की आंखों में घमंड भरी मुस्कान आ गई, और वह सब लोग उसे घूरती हुए बोला, बिल्कुल। इतना बोल वो लोग लड़के ने ले खड़े हो गए। जो लोग अभी अभी वहां पर कुछ वक्त पहले ही भर्ती हुए थे, वह लोग पीछे थे। वह लोग फाइट में हिस्सा नहीं ले रहे थे। आगे सिर्फ वही लोग खड़े थे जिनको काफी ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस था, और जो लोग नेशनल लेवल की फाइट में कंपटीशन करने के लायक थे। वही यह नजारा देखकर बड़े महंत को थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन इतना बड़ा नाम था। अगर उसे चोट लग गई तो वह अनाया को क्या जवाब देगी? उनके चेहरे पर परेशानी देखकर शावलिन टेम्पल के गुरुजी शिष्यों की ओर देखकर थोड़ा कड़क आवाज में बोले, ध्यान रखना उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। सभी शिष्य भी एक मुस्कान के साथ बोले,
जी गुरुजी, नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी इसे साबित करना होगा कि यह हमारे डॉक्टर दीदी के लायक है। हर्षवर्धन को उनका घमंड तोड़ने में मजा आने वाला था। वह गंभीर भाव और हल्की टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल मैं जरूर साबित करूंगा। इतना बोलकर वह एक फाइटिंग पोज, लड़ने की मुद्रा लेता है और अपनी 2 उंगली से सामने खड़े शिष्यों को अपने ओर बुलाता है। यह करते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा भी डर नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि उसकी आंखों में अहंकार के भाव थे, जैसे वहां खड़े कोई भी इंसान उसके लड़ने के काबिल ना हो। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। एक शिष्य ओवर कॉन्फिडेंस में मुक्का बनाकर हवा में उछलकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। हर्षवर्धन ने अपनी हल्की सी 2 उंगली से उस शिष्य के ऊपर वार किया। हर्षवर्धन का वार इतना तेज था कि वह शिष्य 2 फीट ऊपर जाकर अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है और वह अपना पेट पड़कर जमीन पर कराहने लगता है। यह देखकर बाकी सारे शिष्य 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन के एक वार से शिष्य का यह हालत हो सकता है। यहां तक कि हर्षवर्धन ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई भी नहीं थी। वहीं हर्षवर्धन का मूव देखकर शावलिंग टेम्पल के गुरु के चेहरे के रंग उठ गए। वह यह लड़ने की कला जानते थे। दुनिया भर में यह फाइटिंग स्टाइल ताई ची के नाम से जानी जाती थी। वैसे तो ताई ची एक पुरानी फाइटिंग कल है, लेकिन अब यह कला विलुप्त हो रही थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो भी ताई ची सिखाने वाले गुरु थे, वह बस अपने ही खानदान में यह कला सिखाया करते थे। वह लोग अपने परिवार के अलावा यह कला किसी को नहीं सीखते थे। इसकी वजह से कई सारे लोगों को तो कराटे की इस स्टाइल के बारे में पता तक नहीं होगा। और ताई ची फाइटिंग स्टाइल में सबसे ऊपर मानी जाती थी, क्योंकि जहां हर फाइटिंग मूव बल और ताकत से जीता जाता था, वही ताई ची अपने अंदर की एनर्जी को एक फ्लो, जैसे नदी बहती है, उस तरह से फील करके लड़ी जाती थी। इसीलिए कमजोर से कमजोर आदमी भी अगर इस कला में निपुण हो जाए तो वह अपने सामने 10 लोगों का सामना कर सकता था, वह भी बिना किसी मेहनत के और हथियार के। वही जो बाकी के शिष्य हर्षवर्धन को घेर कर खड़े थे, उन लोगों को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हर्षवर्धन ने यह कैसे किया। उनके हिसाब से तो यह बस हर्षवर्धन का एक तुक्का था, इसीलिए वह अभी भी लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे खड़े हुए शाओलिन टेम्पल के हुआन गुरु कठोर आवाज में उन सभी शिष्यों को रोकते हुए बोले, सभी लोग पीछे हट जाओ। फिर वह अपनी आंखों में गुस्सा लेते हुए हर्षवर्धन को देखकर आगे बोले, आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन हो तुम और किस मकसद से आए हो यहां? हुआन गुरु को इतना चिंता और गुस्से में देखकर बाकी सारे शिष्य डर के 2 कदम पीछे हट गए। लेकिन इस बात से हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बस एक टेढ़ी मुस्कान के साथ गुरु हुआन को देखता है, जैसे उन्हें चैलेंज कर रहा हो कि हिम्मत हो तो पता करके दिखाओ। अब हुआन गुरु को भी गुस्सा आ रहा था। उसने उन सभी शिष्यों को पीछे हटने का इशारा किया और वहां खड़े तीनों गुरु को एक साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। यह देखकर बाकी सभी लोग चौंक गए, क्योंकि वहां का एक गुरु भी 30-30, 40-40 ट्रेन फाइटर को एक साथ संभालने की ताकत रखता था, और वही गुरु हुआन ने उन तीनों को ही एक साथ आगे बढ़ने का कहा। यह देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई, लेकिन किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। हर्षवर्धन मन ही मन बोला, लगता है आज अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। काफी लंबे वक्त के बाद ऐसा मौका मिला है। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कोई यह नहीं जान सकता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। दूसरी ओर हुआन गुरु की आज्ञा मिलते ही वह तीनों गुरु आगे बढ़े और एक छलांग के साथ हर्षवर्धन को तीनों ओर से घेर लिया। उन लोगों की फाइटिंग मूव्स इतने शार्प थे कि हर्षवर्धन की आंखों में भी एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसने काफी कूल तरीके से अपने एक हाथ की मुट्ठी कसी और उसे अपनी कमर पर लगा लिया और एक हाथ से प्रणाम की मुद्रा ली, जैसे वह उन दोनों को फाइट के लिए आमंत्रण दे रहा हो। उसकी हरकत से वह तीनों गुरु भी प्रोवोक हो गए और वह तीनों एक साथ हर्षवर्धन पर वार करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उन तीनों को समझ आ गया कि
हर्षवर्धन को वह तीनों मिलकर भी नहीं हरा सकते। और यह चीज उन तीनों के लिए सबसे बड़ा आश्चर्य की बात थी। क्या सच में हर्षवर्धन को वो लोग नहीं हरा पाएंगे? और क्या अंजाम होगा इनकी इस फाइट का? क्या खुलेगा कोई नया राज? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।